अध्याय 2। रवानगी के दिन हवाई जहाज के अंदर मैं कुर्सियों के बीच के गलियारे में सावधानी से आगे बढ़ रहा था ताकि मेरा बैग किसी के सिर पर ना लगे। क्षमा करें मैडम, मैंने एक अधेड़ अमेरिकी महिला से कहा जो मेरे बगल की सीट पर बैठी थी। क्या मैं अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठ सकता हूँ? उसने झटके से सिर उठाया। उसकी भौहें तन गईं। मैं उसके विचारों को सुन पा रहा था। दूसरी सीट ढूंढ लो। निश्चित ही मैं ऐसा कर लेता, किंतु जहाज पूरा भरा था और गलियारे में मेरे पीछे खड़े यात्री अधीर हो रहे थे। सावधानी से दुबकते हुए मैं उस महिला के सामने से अपनी सीट पर जा बैठा। उसने मेरे लंबे बालों को तिरछी नज़रों से घूरा। मैं खिड़की से बाहर झांकता रहा। कुछ मिनटों पश्चात मैंने कनखियों से उस महिला की तरफ देखा। यह देखकर मैं सहम गया कि वह अभी भी तैर रही थी। तभी उड़ान में विलंब की घोषणा हुई। यह एक लंबी यात्रा होने वाली थी। कुछ समय पश्चात मैंने अपने बगल में देखा, किंतु इस बार उस स्त्री की जगह एक आकर्षक व्यक्ति बैठा था। वह काली जीन्स, काले बूट, बिना बाजू की काली टी शर्ट पहने हुए था। उसकी पतली गोरी कलाई पर चांदी के कड़े थे। उसके लंबे बाल बर्फ के समान सफ़ेद और आंखें गुलाबी सफ़ेद थीं। उसकी शरारती भरी मुस्कान ने मुझे आकर्षित किया। यह व्यक्ति इतना असामान्य किंतु परिचित लग रहा था। मैंने इसे पहले कहीं देखा था। हाँ, वह प्रसिद्ध रॉक एंड रोल स्टार और मेरे मनपसंद गायकों में से एक था। उसका नाम था जॉनी विंटर। क्या चल रहा है मेरे भाई? मैं जॉनी हूँ। लोग मुझे छोटा मंक कहते हैं। उसने हिप्पी शैली में मुझसे हाथ मिलाकर मेरा अभिवादन किया। आपको यह सीट कैसे मिली? मैंने पूछा। कुछ समय पहले यहाँ पर कोई और था। जॉनी ने चुटकी ली और अपने जाने माने लहजे में उत्तर दिया। दोस्त, तुम्हारे साथ बैठी औरत कुछ परेशान थी। वह पैर पटकती हुई गलियारे में आकर जोर जोर से चिल्लाकर यह एक सीट की मांग करने लगी। उससे हमारे जैसे लोग पसंद नहीं है, छोटे मंक। किंतु जानते हो, जो हुआ सो ठीक हुआ। परिचारिका ने सीट की अदला बदली करके हम दोस्तों को एक साथ मिला दिया। हमारे पास बात करने के लिए बहुत समय था। मैंने उसे अपनी आध्यात्मिक लालसा के विषय में बताया और उसने अपने जीवन की सच्ची कहानियां सुनाई। मैंने उसे बताया कि हाल ही में मैंने फ्लोरिडा में जेनिस जोप्लिन के साथ उसका एक बड़ा शो देखा था। उसका दुबला शरीर हंसी के ठहाकों से हिलने लगा। उससे अधिक पागल और जंगली लड़की पूरे अमेरिका में नहीं मिली होगी। उसने कहा कि जेनिस एक उलझी हुई, कामुक और नशे में धुत रहने वाली लड़की है, लेकिन स्वभाव की अच्छी है। जेनिस उसके लिए बहन के समान थी और वह उसके बारे में अक्सर चिंता करता था। नन्ही सी जेनिस अपने आप को कैसे जला रही है, जैसे दोनों सिरों से मोमबत्ती। मैं नहीं जानता कि वह कब तक टिकेगी। गंभीरता से उसकी गुलाबी आंखें बड़ी हो गईं और उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जानते हो छोटे मंक, पैसा और शोहरत आदमी को बर्बाद कर सकते हैं। कृपया जेनिस के लिए प्रार्थना करना। गरजते हुए इंजनों के साथ हमारा विमान पट्टी पर दौड़ने लगा और देखते देखते हम आकाश में पहुंच गए। जब हम शिकागो और मिसिसिपी क्षेत्र के महान ब्लूज संगीतज्ञों के बारे में बातें करने लगे तो हमारे हृदय भी मानो उड़ने लगे। यह विषय निकलते ही जॉनी बहुत उत्तेजित हो गया। भाई, इस विषय पर तो हम हमेशा के लिए बातें कर सकते हैं। यदि यह पुराना जहाज कभी जमीन पर ना उतरे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक उसकी नज़र मेरी बेल्ट से बंधी हारमोनिका पर गई और वह बोला, तुम हारमोनिका बजाओ, हम जुगलबंदी करेंगे, ठीक है? एक ही क्षण में उसने अपनी हारमोनिका भी निकाल ली। एक गीत चुनो। क्या तुम्हें लिटिल जूनियर पार्कर का मदर इन लॉ गीत पसंद है? मैंने पूछा। हाँ दोस्त, बिल्कुल। उसने अपना अंगूठा उठाकर सहमति जताई। आकाश में 30,000 फुट ऊपर अपने मुझे अचंभे में डालते हुए विख्यात जॉनी विंटर ने मुझे अपना साथी बना लिया और मेरे साथ हारमोनिका बजाने लगा।
अधेड़ वर्ग के लोग निंदनीय दृष्टि से हमें घूरने लगे, जबकि युवा यात्री खुशी से मुस्कुरा रहे थे। युवा परिचारिकाएं भी कुर्सियों के बीच मुफ्त की संगीत सभा में झूम रही थीं। ब्लूज में डूबे हम दोनों अपनी दुनिया भूल चुके थे। विमान न्यूयॉर्क के JFK विमानतल पर उतरा और जॉनी और मैं बाहर टर्मिनल पर आए। दरवाजे पर खड़ी एक आकर्षक डेनिश मॉडल जॉनी की प्रतीक्षा कर रही थी। आसपास के लोग विस्मित हो उठे। जॉनी विंटर के साथ मुझे देख पुलकित फ्रैंक और गैरी मेरे सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। गैरी ने अपनी लहराती हुई दाढ़ी को सहलाया और प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराने लगा। अरे मंक, उसने मजाक में जॉनी के लिए आई युवती की ओर संकेत करते हुए कहा, कैसा होता यदि हमारी बजाय तुम्हें यह लड़की लेने आई होती। मैंने उससे हाथ हिलाते हुए उत्तर दिया, आज रात से हम अपनी आध्यात्मिक खोज आरंभ करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ मेरा ध्यान कम भटकेगा। हम यूरोप पहुंच गए। लक्ज़मबर्ग में पहली रात हम एक खुले मैदान में सोए। एक छोटे तंबू में ठसकर हम अपने अपने स्लीपिंग बैग में लेट गए। हमारे मन इन आकांक्षाओं से भरे थे कि आने वाला कल क्या लाएगा। अंततः मुर्गे की कुकड़ू ने सूर्योदय का संकेत दिया। तंबू से बाहर निकलकर मैंने और गैरी ने सुबह की ठंडी हवा में अंगड़ाई ली और सदाबहार फूलों की सुगंध भरे वातावरण में सांस लेते हुए अपने सौभाग्य को सराहने लगे। अचानक एक चीख गूंजी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रैंक तंबू से बाहर निकला, बदहवास और संतप्त। मैं लुट गया, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं और गैरी दोनों हड़बड़ाकर तंबू में घुसे और चारों ओर खोजने लगे। फ्रैंक पहले से ही हिम्मत हार चुका था, मैं ढूंढ चुका था, कोई लाभ नहीं होने वाला था। गैरी ने फ्रैंक को सांत्वना देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, कोई बात नहीं दोस्त, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हमारा सब कुछ तुम्हारा है फ्रैंक। मैंने भी उसे सांत्वना दी। हमें धन नहीं चाहिए, हमारे पास एक दूसरे का साथ है। फ्रैंक ने सिर झुका लिया। असहमति व्यक्त करते हुए वह अपना सिर इधर उधर हिलाने लगा और बोला कि बचे हुए पैसों के साथ आगे यात्रा करना उसके लिए संभव नहीं था। वह वापस घर लौटने के लिए तैयार था, तुरंत। तुम लोग आ रहे हो? मेरे पास $20 से भी कम थे। गैरी की आंखें मुझसे मिलीं और मैंने खामोशी से अपने रुकने का दृढ़ संकल्प उसे जता दिया और वह मान गया। हमने फ्रैंक को, जिसने यूरोप में केवल एक ही रात बिताई थी, भावभीनी विदाई दी। जब फ्रैंक ने अपना बैग कंधे पर रखा और अपने घर की ओर चल पड़ा, तो मैं और गैरी उन रहस्यों के बारे में सोचने लगे जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। पास ही एक छोटी सी दरिया थी। कुछ घंटों बाद मैं उसके तट पर जा बैठा। ऊंचे पेड़ हवा में झूम रहे थे और जलधारा अविरल बह रही थी। फ्रैंक के जाने के पश्चात मेरे पास कुछ नहीं था, किंतु आश्चर्य था कि मैं खुद को स्वतंत्र अनुभव कर रहा था। हॉलैंड के कुछ हिप्पियों ने हमें नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। हमारे साथ कुरमुरे बांटकर खाने के बाद कॉस्मोस और चूच नामक युवकों ने हमें अपने वाहन में नीदरलैंड चलने का आग्रह किया। हम सहर्ष उनके साथ उनकी वॉक्सवैगन वैन में बेल्जियम और हॉलैंड के गांवों से गुजरने लगे। खुली खिड़कियों से बाहर हम बड़े बड़े खेतों को निहार रहे थे, जो सूर्य के प्रकाश में सुंदरता से खिले सैकड़ों हजारों लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी और बैंगनी ट्यूलिपों के फूलों की पंक्तियों से भरे थे। कार में टेप पर डोनोवन, बीटल्स और रोलिंग स्टोन का संगीत जोर से बज रहा था। हमारे नए मित्रों का खूबसूरत घर एबकाउडे में था। वहाँ हमने कुछ समय विश्राम किया, फिर हम एम्स्टर्डम पहुँचे। वहाँ हम एक उपेक्षित गोदाम के पास जाकर रुके। दृश्य बड़ा अजीब था। दर्जनों हिप्पी जमीन पर पड़े बेरोक टोक हशीश पी रहे थे। रोशनी मंद थी। इधर उधर बेतहाशा दौड़ते चूहों ने उछल कूद मचा रखी थी। लंबे बालों वाले संगीतकारों का एक बैंड दूध की पेटियों के ऊपर एक सड़ी हुई प्लाईवुड रखकर बनाए हुए मंच पर संगीत बजा रहा था।
हशीश की पाइप हाथ में लिए बड़ी मुस्कान के साथ चूच बोला, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। शायद हिप्पियों के मक्का कहे जाने वाले हेड ऐश्वरी की तीर्थ यात्रा के दौरान उसने हमें विदाई दी और धुएं में ओझल हो गया। आने वाले दिनों में मैंने और गैरी ने बिना खास पैसा खर्च किए जीना सीख लिया। प्रातः हम कुछ सेंट अमेरिकी मुद्रा खर्च करके बेकरी की भट्टी से निकली गरम गरम ब्रेड खरीदते, एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे आधा आधा खा लेते। यही हमारे दिन भर का भोजन था। हमने जहाँ की भी यात्रा की, यही सूखी ब्रेड ही हमारे प्रतिदिन का भोजन रही। किन्हीं विशेष अवसरों पर चीज़ का एक टुकड़ा भी नसीब हो जाता। रात बिताने के लिए हम परिचित दोस्तों के घरों में अतिथि बनकर सोते, कभी पेड़ों के नीचे, कभी उपेक्षित पड़ी इमारतों के अंदर, तो कभी सार्वजनिक स्थलों पर। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत धन था, हम उससे अधिकाधिक समय तक गुजारा करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय यूरोपीय हिप्पी एम्स्टर्डम में भारी संख्या में आ रहे थे। डैम स्क्वायर एक सामाजिक केंद्र था। सैकड़ों जिज्ञासु फैंटासियो, पैराडीसियो और मैकवेग जैसे स्थानों पर तफरीह करने के और संगीत सुनने के लिए एकत्रित होने लगे। एक अन्य प्रसिद्ध स्थान था कॉस्मोस, जो एक आध्यात्मिक नाइट क्लब था। यहीं पर एक रात मुझे लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति मिले। उनके छोटे बाल और सिर पर शिखा थी। उन्होंने सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। क्या तुम्हें भगवान का प्रसाद चाहिए? उन्होंने पूछा। मैंने नम्रतापूर्वक सिर हिलाया। हाथ लाओ। मेरे हाथ फैलाते ही उन्होंने कड़छी भर पतली दही में बना फ्रूट सैलेड मेरी अंजलि में भर दिया। सलाद का रसदार पदार्थ मेरी हथेलियों से बहने लगा। मैं उलझन में वहीं खड़ा रहा। अब क्या करूं? मैंने पूछा। इसे खा लीजिए। वे हंसे और चले गए। उस समय मैं नहीं जानता था कि भविष्य में विधाता एक बार फिर से हमें मिलाएगा, यहाँ से हजारों मील दूर, एक ऐसी परिस्थिति में जिसकी कल्पना मैंने कभी दूर दूर तक भी नहीं की थी। गैरी और मैं हर प्रकार के लोगों से दोस्ती कर रहे थे। हालांकि यह कार्य मुझे अच्छा लगता था, तथापि मेरा मन उसमें नहीं था। मुझे कोई और पुकार रहा था, किंतु वह मेरी समझ से परे था। मैं संग्रहालयों के धार्मिक कृतियों पर चिंतन मनन करने जाता, अथवा वेंडल पार्क में आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन या ध्यान साधना करने। किंतु नहर का किनारा मेरा प्रिय स्थल था, जहाँ एक ओर सारा शहर सत्ता, धन और तरह तरह के सुखों के पीछे दीवाना था, तथा जहाँ फैशन और रुझान मौसम के साथ बदलते रहते थे, वहीं इन सब के बीच बहता हुआ नहर का शीतल जल पूर्णतः शांत प्रतीत होता था। मैं घंटों बैठकर बहते जल को देखता और सोचता कि मेरे जीवन का प्रवाह मुझे कहाँ ले जाएगा।